पिछले क्लास तक हम लोगों ने देख लिया किस तरह से ब्रिटिश ने अपना साम्राज्य को स्थापित करने का प्रोसेस को आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया। कैसे किया? क्योंकि जो मुगल्स थे, ये मुगल्स जो थे, ये हो गए कमज़ोर। क्योंकि औरंगज़ेब के मरने के बाद 1707 के बाद जितने भी शासक आए, वो सारे के सारे बहुत ही कमज़ोर थे, अय्याशी पसंद थे, उतने समझदार नहीं थे, उतनी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी रुचि नहीं थी और बहुत सारे अलग फैक्टर्स के कारण, पॉलिटिक्स के कारण, जो उनके नोबल्स के बीच में हुई, हम देखें कि ये मुगल्स जो है डिक्लाइन कर गए और जो मुगल टेरिटरी, जो वास्ट मुगल टेरिटरी था, वो टूट के बिखर गया। और बिखरा किसमें? तो वो टूट के बिखरा बंगाल में, ये हम देखें। फिर किसमें बिखरा? तो हैदराबाद में और अवध में। तो ये जो थे, ये तो थे सक्सेसर स्टेट्स, यानी वो स्टेट्स जो कि अलग होने के बावजूद भी मान रहे थे कि जो मुगल एम्परर है, जो बादशाह है, वो हमारा बादशाह है और उसके नाम की सजदा करते थे। जो जब भी नमाज वगैरह पढ़ी जाती थी तो, या फिर उसको ऑफरिंग्स वगैरह जो भी देनी है, वो हमेशा टाइम टू टाइम सालाना उसको देते थे। इवन सिक्के भी जो थे, उसमें मुगल एम्परर का उसमें होता था, उसमें फोटो वगैरह। तो ये फोटो नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स उसमें मिंट किया हुआ उनका मुगल शासक का रहता था। लेकिन ये चीज बदली थोड़ी-सी जब आए रिबेलियस स्टेट्स, वो स्टेट्स जो इनको अपना बादशाह नहीं मानते थे। और इनमें से जो प्राइम थे, एक थे मराठा, दूसरे थे मैसूर और तीसरे थे पंजाब। तो हमने ये देखा कि 1757 तक किस तरह से बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया। 64 आते-आते बंगाल पूरी तरह से इनके अंडर आया, हैदराबाद पूरी तरह से इनके अंडर आया, ब्रिटिश की बात हो रही है। और किस तरह से अवध भी सब्जुगेट कर गया फाइनली 1764 आते-आते। अब बारी थी इन जगहों की, ये जो रिबेलियस स्टेट थे, ये जो मुगल क्राउन को अपना बादशाह नहीं मानते थे। अब स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो अगर अंग्रेजों ने अपना विस्तार किया तो स्टेप बाय स्टेप इनको भी टैकल किया, इनको भी अपने रास्ते से हटाया, इनको भी कमजोर किया और इन पे राज किया और ब्रिटिश इंडिया के अंदर इनको ले आए। सबसे लास्ट में अगर कोई आया तो एक तरह से आप देखो तो ये था पंजाब। इसके बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। मैसूर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है और वो भी मराठा भी। तो अभी हम लोग मराठा को सबसे पहले देखते हैं, चूँकि मराठा का हमने देखा है कि रोल जो था, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इस पूरे इवेंट में बंगाल के संदर्भ में भी हमने देखा, ठीक है? तो आखिर कैसे-कैसे चीज़ें हुई, आखिर कौन-कौन से राजा वगैरह थे, अब हम ये समझेंगे। देखो औरंगज़ेब जब मरा 1707 में, उसके बाद जो राजा बना तो वो था बहादुर शाह। बहादुर शाह जब 1707 में गद्दी सँभाला, तो उस समय ने उसने एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया कि साहू को छोड़ दिया। साहू जो कैद में था, जो कि मराठा प्रिंस था, यानी मराठा राजकुमार था, उसको अपनी कैद से आज़ाद कर दिया। तो ये शाहू कौन था? किसका बेटा था? ठीक है? तो आते हैं मराठा की हिस्ट्री पे। एक ब्रीफ सा हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। तो मराठा एम्पायर को, मराठा साम्राज्य को जो स्थापित किए थे, उनका नाम क्या था? तो उनका था छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट? शिवाजी द ग्रेट, राइट? जब शिवाजी का डेथ होता है 1680 में, ठीक है? 1680 में जब डेथ होता है, तो औरंगज़ेब भी कहीं न कहीं ये बात समझ रहा था कि जब तक शिवाजी नहीं मरते हैं, तब तक वो कुछ कर नहीं सकता है। फिर जब ये डेथ करते हैं 1680 में, उसके बाद आते हैं संभाजी। संभाजी आते हैं 1680 से लेकर के 89, 1680 से लेकर के 89 संभाजी का टाइम रहा, राइट? उसके बाद, संभाजी के बाद, जब संभाजी को औरंगज़ेब ने अपने किले में बुला करके धोखे से मार दिया, तो हम देखते हैं कि 1689 के बाद से 1700 तक रहे राजा राम। राजा राम कौन थे? तो ये भी शिवाजी के ही बेटे थे, संभाजी के भाई थे राजा राम। लेकिन राजा राम जो थे, उनका भी 1700 ईस्वी में डेथ हो जाता है। और 1700 ईस्वी के बाद 1700 से लेकर के 1707 तक कौन रूल करता है? तो रूल करती हैं ताराबाई। ताराबाई कौन थी? ताराबाई थी राजा राम की वाइफ। देखो संभाजी महाराज को जब औरंगजेब ने अपने किले पे बुला करके मार दिया, तो उनकी वाइफ और उनका बेटा साहू, इन दोनों को भी वहां पर बुलाया गया था और इन दोनों को इम्प्रिजन कर लिया गया, कैद कर लिया गया। तो बचे थे राजा राम और ताराबाई, ये लोग
फिर राज करे राजा राम भी जब 1700 में डेथ कर गए तो फिर आते हैं ताराबाई। ताराबाई बेसिकली ये रूल कर रही थी और ये डायरेक्टली रूल नहीं कर रही थी, एज अ केयर टेकर मदर की तरह से रूल कर रही थी और एक तरह से राजगद्दी को पे बैठाया था शिवाजी टू को, ठीक है, शिवाजी टू, जो कि इनका बेटा था, राजा राम और ताराबाई का बेटा था, उनको राजा घोषित करके वो राजकाज को देख रही थी। लेकिन 1707 जैसा बताया, साहू को कर दिया रिलीज। साहू को जब रिलीज किया तो जाहिर सी बात है अब वो वापस जाएंगे और वापस जा करके ताराबाई से बोलेंगे कि अब तो राजा के लिए हम हैं, यहाँ पर हम बनेंगे राजा। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी। तो एक टसल यहाँ पर हमको इनके बीच में देखने को मिलता है। उसी समय एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आते हैं और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम होता है बालाजी विश्वनाथ। देखो अब तक जो मराठा पॉलिटी था, थोड़ा सा मेडाइवल अगर ये देखो तो मराठा पॉलिटी शिवाजी संभाजी ये लोग जब तक थे, अब तक जो मराठा पॉलिटी था उसमें एक एम्परर एक किंग होता था और फिर उसके नीचे बाकी लोग होते थे। तो बालाजी विश्वनाथ ही थे जिन्होंने ताराबाई और साहू के बीच में फिर एक मीडिएशन किया और फिर जाकर के साहू को राजगद्दी वापस मिली। तो बालाजी विश्वनाथ के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखो बालाजी विश्वनाथ बहुत ही डिप्लोमेटिक इंसान थे, मतलब कि उनको डिप्लोमेसी और जियो पॉलिटिक्स का अच्छा समझदारी था। तो इसलिए हम देखते हैं कि साहू को भी कैसे वो राजगद्दी पे बैठा लेते हैं। तो बालाजी इनका टेन्योर अगर देखो तो 1713 से लेकर के 1720 तक इनका टेन्योर रहता है और मराठा एम्पायर के एक तरह से यही स्ट्रक्चरल हेड होते हैं, ठीक है। तो पेशवा जो है, देखो पेशवा तो हालांकि शिवाजी के टाइम से भी चल रहा था, लेकिन अब जो इसमें पेशवा का जो रोल आया, इस पेशवा का रोल में इस चीज को बना दिया गया हेरिडिएटरी, यानी उत्तराधिकारी भी अगर कोई होगा तो चाहे वो तो पेशवा का जो बेटा है वही पेशवा बनेगा। यानी जैसे राजा का बेटा राजा बनता है वैसे ही पेशवा का बेटा भी पेशवा बनेगा, ठीक है। ये चीज जो है अब ऐड हो गई। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं ये ऐसे भी इसलिए भी ऐड हो पाया क्योंकि कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं कि इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था पेशवा बालाजी का। और इन्होंने बेसिकली जो मराठा एम्पायर है जो पूरा, ठीक है, उसको एक सिस्टम के अंदर लाया जिसका नाम था सरंजामी सिस्टम, ठीक है। सरंजामी ये देखना, ये ऐसे हालांकि आपको पूछेगा नहीं बीपीएससी में। सरंजामी बस एक नाम याद रखना, सरंजामी सिस्टम जो है वो पेशवा विश्वनाथ ने लेकर के आया, बालाजी विश्वनाथ ने लेकर के आया, ठीक है। अब आते हैं अगले नेक्स्ट पेशवा की ओर जो दूसरे पेशवा हैं, और दूसरे पेशवा जो है उनको हम लोग सब जानते हैं बाजीराव टू, ठीक है। बाजीराव टू जो है ये आए दूसरे पेशवा, हम लोगों ने मूवी देखी है बाजीराव मस्तानी, एग्जैक्टली वही है। तो बाजीराव टू जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि इस पोस्ट को बना दिया गया था हेरिडेटरी। तो बाजीराव टू सॉरी बाजीराव वन नॉट टू, बाजीराव वन जो है ये बेसिकली बेटे हैं बालाजी विश्वनाथ के। अब देखा जाए तो बालाजी सॉरी बाजीराव वन जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट, जैसा मूवी में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जैसा उसमें दिखाया गया वाकई में वैसे ही बहुत ही तेज तर्रार धुरंधर इंसान थे। आज उन्होंने अपने 20 साल के करियर में, हाँ ये 20 साल का जो इनका पेशवा का इनका करियर था, इसमें वो कभी भी हारे नहीं, कोई भी फाइट हारे नहीं, क्योंकि ये मास्टर थे किस तरह की लड़ाई में, तो ये मास्टर थे गुरिल्ला वारफेयर में। तो इसीलिए देखा जाए तो ये बहुत ही एफिशिएंट पेशवा रहे। और ये ना एक हिंदू एम्पायर चाह रहे थे जिसको हिंदू पदपतशाही कहा गया, ठीक है, याद रखना। और ये देखो 1720 का समय है, ठीक है, 1720 का समय है। और उस समय मुगल, बताओ कमेंट में बताओ मुगल उस समय कौन था, कौन राजा था 1720 के समय। 19 में ही फारूक शियार खत्म हुआ था, ठीक है। 1720 में कौन आया, मोहम्मद शाह रंगीला। तो रंगीला था, तो कहीं ना कहीं बाजीराव इस बात को समझ रहे थे कि रंगीला है ये कोई काम का है नहीं मोहम्मद शाह। तो उनका कहना था कि अभी ये ना ये जो पेड़ है इसको ना बिल्कुल इसके तने पे वार करो ताकि इसके जितने शाखे सारे गिर जाए, यानी जो मुगल्स का जो जितना भी ब्रांच है वो सारा टूट जाए, इस तरह से इनके ऊपर वार करो, राइट। इनका ऐसा सोचना था। अब देखो ये क्या करते हैं, सिंधिया, सिंधिया नाम सुना होगा।
सिंधिया और होलकर। तो सिंधिया और होलकर जो थे, इन लोगों को भी इन्होंने मराठा सरदार के रूप में स्वीकार किया और इस तरह से ना ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं सिंधिया और होलकर मराठा पॉलिटी के। यानी जो भी मराठा में डिसीजंस आगे होंगे, सिंधिया और होलकर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जो भी चीजें आगे होंगी। 1739 में, ठीक है, 1739 में क्या होता है, ये डिफीट करते हैं मुगल आर्मी को, डिफीटेड मुगल्स, जो कि जिसको लीड कौन कर रहा था, निजाम कर रहा था, निजाम यानी हैदराबाद, ठीक है। और इसके बाद ही, इसके कंक्लूजन में ही हुआ आपका ट्रीटी ऑफ भोपाल होता है। ये भी मुश्किल ही आपको शायद पूछे, बस याद रखना ट्रीटी ऑफ भोपाल, जिसको जिसके अंडर मालवा का जो रीजन था वो चला जाता है मराठास के पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग बालाजी बाजीराव के बारे में। बालाजी बाजीराव भी देखा जाए, जिनको नाना साहब भी कहते थे, इनका भी टेन्योर था 1740 से 60, ठीक है। इनका भी टेन्योर 1740 से 60 था। अब देखो तो ये जो थे ये भी एफिशिएंट थे, ठीक है, और ये बन जाते हैं एक सुप्रीम अथॉरिटी तरह से, ये भी काम करना शुरू कर देते हैं। एक सेकंड गाइस। ठीक है, अब देखो होता क्या है। जब बंगाल चैप्टर पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तब आपको याद है उसमें बताए थे कि मराठाओं को अलीवर्दी खान ने, जो बंगाल का उस समय नवाब था, उसने कहा था कि हम आपको 1.2 लाख हर साल देंगे, चौथ के रूप में, ठीक है। और साथ ही साथ उड़ीसा भी दे दिया था। तो उड़ीसा भी जब दे दिया था 1700, ये बात कब की है, 1751 की बात है, ठीक है। 1751 यानी कौन था उस समय मराठा रूलर, बालाजी बाजीराव यानी नाना साहब। तो यानी नाना साहब के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि उड़ीसा जो था वो मराठा के अंदर आ चुका था, ठीक है। देखो इनका जो रोल था, अब तक ये बालाजी बाजीराव और इनके पहले तक जब तक थे, देखा जाए तो मराठा जो थे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे नॉर्थ में भी फैल चुके थे, ईस्ट में भी आ गए थे, करीब करीब बिहार बंगाल के आसपास उड़ीसा ले ही लिए थे, और इधर नॉर्थ, इधर वेस्ट और साउथ तरफ भी मालवा गुजरात ये सारा रीजन भी इनके अंदर आ गया था। तो जैसे गुजरात हुआ, या फिर मालवा हुआ, या फिर खानदेश हुआ, तो ये जो रीजन थे ना, यहाँ पर ये ना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, इनका काम एडमिनिस्ट्रेशन करने का था। लेकिन बाकी का रीजन जो जैसे नॉर्थ का रीजन था, ये सारे रीजन्स थे, इनकी तरफ इनका ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं था। इनको बस वहां से टैक्स कलेक्ट करना था, चौथ और सरदेशमुखी। और यही एक रीजन रहा कि इनका कंट्रोल वहां पर उस रीजन में वैसा बहुत ज्यादा नहीं था। और जब आपका वैसा कंट्रोल नहीं रहता है उस रीजन में, तो बाकी लोग आते हैं जो कि उस रीजन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो कौन आता है, देखो 1761 में इनका टेन्योर खत्म होता है, 61 है, ये 60 नहीं है, ठीक है, 1761 में। और उसके बाद 61 में ये खत्म कैसे होता है, तो 61 में मेजर इवेंट क्या हुआ था, व्हाट वाज द मेजर इवेंट ऑफ 61, पानीपत की लड़ाई, राइट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा लड़ाई जो होता है, उसमें बेसिकली ये जो एरियाज, चूंकि हम देख रहे हैं कि इस एरिया में इनका रोल ज्यादा है नहीं, बस टैक्स ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी लोग यानी जो जाट हो गए, है ना, या फिर जो राजपूत हो गए, ये लोग जो हो गए, तो ये लोग अब इस एरिया में क्या कर रहे हैं, अपना डोमिनेंस चाह रहे हैं। तो जब आता है 1761 का पानीपत का लड़ाई का बारी, और जब अब्दाली आता है, तो अब्दाली के आने के बाद जब लड़ाई होती है, ये जाट वगैरह जो है, ये लोग साइड कर जाते हैं अब्दाली के साथ, और इसके कारण से जो मराठा है फाइनली ये युद्ध हार जाते हैं। कुछ नहीं तो 50,000 से ज्यादा लोग मरे थे, जिसमें मोस्टली मराठा ही थे, ठीक है। और नाना साहब का जो बेटा था विश्वास राव, ठीक है, नाना साहब का इनका जो बेटा था विश्वास राव, ये मर जाता है। और जो कमांडर इन चीफ था, जो भी इनका रिश्तेदारी था, शायद भतीजा था, तो सदाशिव भाऊ, तो सदाशिव भाऊ भी मर जाते हैं।
तो इन दोनों का डेथ का खबर सुन के और ये सुन के कि हम लोग बैटल हार गए हैं, युद्ध हार गए हैं, नाना साहब भी ट्रॉमा में चले जाते हैं और इनका भी ये भी मतलब ये भी मर जाते हैं हार्ट अटैक से या जो जैसे भी शॉक से, बिल्कुल इनका भी डेथ हो जाता है। तो होता क्या है, ये लड़ाई भले हार जाते हैं ये लोग, ठीक है, मराठास, लेकिन ये लड़ाई में ना अब्दाली भी ऐसा कुछ बहुत जीतता नहीं है, अब्दाली का भी बहुत नुकसान होता है, और इवन जाट वगैरह भी हैं, राजपूत वगैरह भी हैं, इनका भी नुकसान होता है। तो कहीं ना ये जो युद्ध रहा पानीपत का तीसरा, भले इसमें मराठा हारे हों, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऐसा बहुत बेनिफिट किसी को नहीं मिला, और इस बेनिफिट नहीं मिला। तो हम जब आपको पिछली बार पढ़ा रहे थे, तो बता रहे थे किस तरह से जब जो ब्रिटिश है अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं, राइट, यानी 1761 में अभी तक बैटल ऑफ बक्सर नहीं हुआ है, 63 में अभी तक एंग्लो फ्रेंच जो तीसरा एंग्लो फ्रेंच वॉर था वो 63 में खत्म होता है, वो अभी तक वो भी खत्म नहीं हुआ है। यानी मराठा को तो आइडियली देखा जाए तो ब्रिटिश के पास पूरा मौका था कि अब कोई ऐसा प्रोमिनेंट यहाँ पर रहा नहीं, सब कमजोर, ये भी अभी युद्ध करके ये लोग भी अभी बिल्कुल थके हारे हैं, जाट वगैरह भी बिल्कुल कमजोर पड़े हुए हैं, अब्दाली का भी कोई रोल नहीं रहा, अब्दाली भी चला गया, तो ये लोग तो कमजोर थे, यानी चाहता तो ब्रिटिश यहाँ पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सकता था मराठा के रीजन्स में, ठीक है, यानी पहले मराठा ही आ जाता है बंगाल, और इन सब चीजों को बाहर करने के पहले मराठा ही देखा जाए तो ब्रिटिश के अंदर आता है, पर ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आते हैं फिर माधवराव, 1761 से 72। माधवराव जो रहते हैं ये भी देखो, जो मराठा का ग्लोरी खत्म हुआ पानीपत की लड़ाई में, जो फजीहत हुई मराठाओं की, उस चीज को इन्होंने बहुत ही कम समय में वापस से उठा दिया। तो माधवराव को हम समझ रहे हैं कि बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे मराठा एम्पायर में। तो जो ब्रिटिश इस ताक में थे कि हम कैसे मराठा को भी अब अपने अंडर ले सकते हैं, उनका ये प्लान फेल हो जाता है, ये कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत ही कम समय में वापस से मराठा ग्लोरी को इन्होंने बहुत ऊपर उठा दिया। और इसमें इस काम को करने में इनके साथ दो लोग और थे, एक थे नाना फडणवीस और थे महाजी सिंधिया, ठीक है, ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। जब आगे हम लोग देखते हैं 1761 से 72, ये सब टाइम जब हम लोग पिछली क्लासेस में देख रहे थे कि जो शाह आलम जो था राजा, इसको भागना पड़ा था दिल्ली छोड़ करके, ठीक है, याद है, दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा था। तो इनको हमेशा जाट से या फिर जो रोहिल्ला थे इनसे हमेशा खतरा होता था, बाद में इनको अंधा भी कर दिया था 1788 के अराउंड, ये सब बताया गया था पिछली क्लास में, याद होगा। तो इनको जो वापस ला रहा था बार बार शाह आलम को, या फिर शाह आलम को 1788 में भी फिर वापस राजगद्दी पे बैठाया गया, या फिर जो जाट रोहिल्ला थे इनसे इनका बदला लिया गया, तो ये करने वाला शख्स कौन था, और बदला लेने का रीजन बस शाह आलम को सपोर्ट करना नहीं था। हम ये देख चुके हैं कि पानीपत की लड़ाई में ही जाट लोग जो थे या फिर जो राजपूत ये लोग थे, ये लोग अब्दाली का साथ दिए थे, मराठा का साथ नहीं दिए थे, राइट। तो कहीं ना कहीं मराठाओं में ये चीज था। तो महाजी सिंधिया हो गया, ठीक है, तो महाजी सिंधिया वॉज अ की प्लेयर जिन्होंने वापस से बार बार शाह आलम को गद्दी पे बैठाया, और जाट रोहिलास ये लोग थे इनके ऊपर अपना अटैक जारी रखा। क्लियर है। अब इनके बाद आते हैं अगले रूल, 72 में जब इनका टेन्योर खत्म होता है तब आते हैं हमारे नारायण राव। लेकिन नारायण राव का जो टेन्योर रहता है 1772 से 73 ही रहता है, बहुत कम समय का ही रहता है, क्योंकि इस समय मराठा एम्पायर में एक बहुत ऐसी चीज होती है जो कि आज तक नहीं हुआ था, ठीक है। नारायण राव कौन थे, तो माधवराव के बेटे थे। तो नारायण राव माधवराव के बेटे, इनके साथ क्या होता है, इनको मार दिया जाता है, और मारने वाला कौन था, उस शख्स का नाम था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव कौन थे, तो ये चाचा ही थे एक तरह से, ये चाचा ही थे न, नारायण राव के, माधव राव के भाई थे बेसिकली, ठीक है। और ये मार करके रघुनाथ राव अपने आप को पेशवा घोषित कर देता है कि आई एम द पेशवा। लेकिन नारायण राव मर गए, ठीक है। अब सीन क्या है, अब सीन ये है कि ये तो गलत तरीके से बना है, तो इसको कहीं ना कहीं हटाना होगा। तो फाइनली क्या होता है, नाना फडणवीस, राइट, नाना फडणवीस जो है, इनको समझ लो कटप्पा टाइप का कोई स्ट्रॉन्ग बिल्कुल कैरेक्टर। तो नाना फडणवीस जो है
वो और भी बाकी लोगों के साथ, जो भी और भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ पर, उनके साथ मिल करके ये लड़ते हैं और हटा देते हैं रघुनाथ राव को पेशवा से, और उसके जगह पे बैठा देते हैं नारायण राव का बेटा, एक माइनर बेटा था, ठीक है। तो रघुनाथ राव के जो बेटा था उनका, उनको ये राजगद्दी पे बैठाते हैं। नाम याद रखना बेटा का, सवाई माधवराव, ठीक है। तो इसको गद्दी पे बैठा देते हैं। अब सवाई माधवराव, देखो ये तो मतलब माइनर था, बिल्कुल ये माइनर था, मतलब इसकी उम्र थी नहीं, तो जाहिर सी बात है, तो सवाई माधवराव ये रूल तो अपने से करेंगे नहीं। तो रूल कौन करेगा इनके जगह पे? तो रूल कौन करेगा इनकी जगह पे? तो इनकी जगह पे रूल करेगा, गेस करो, नाना फडणवीस, ठीक है। तो नाना फडणवीस ही हैं जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ देख रहे थे। ही वॉज एथिकल मैन, तुम ये नहीं कह सकते हो कि फायदा उठाया गया हो ऐसा कुछ। तो नाना फडणवीस कहीं ना कहीं एक एथिकल कैरेक्टर रहे होंगे, तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखते थे। तो 1774 से लेकर के 95 के दौरान का इसका टेन्योर रहता है माधवराव का। लेकिन होता क्या है कि माधवराव जो है बेसिकली ये देखता है कि नाना फडणवीस सारा कुछ संभाल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं हो पा रहा है हर चीज में। नाना फडणवीस अपना अपना एक्सपर्टीज दिखाते हैं, या फिर कंट्रोल में रखते हैं हर चीज को, इनके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं आने देते हैं, या फिर जो भी उनका फादरली ये रहा हो कि ये संभाल नहीं पाएगा या फिर अभी छोटा है या वट जो थॉट था। इस कारण से सवाई माधवराव कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो एक और चीज पूरे मराठा पेशवा एम्पायर में कभी नहीं हुई थी, और वो चीज हुई, ये कर लेते हैं सुसाइड। तो सवाई माधवराव जो है ये सुसाइड कर लेते हैं, और बाद में जिसका बहुत अफसोस हुआ था इनको भी, नाना फडणवीस को भी, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, 1774 से 82 95, इस दौरान ही होता है क्या, पहला एंग्लो मैसूर वॉर। अब जाहिर सी बात है, सवाई माधवराव तो बहुत छोटे थे, तो ये तो संभाल नहीं पाते, राइट। तो सारा कुछ संभालने का काम करना था इन्हीं को। देखो थोड़े दिन पहले ही, मतलब 73 के समय ही हम देख रहे हैं कि 73 इस पीरियड में ही जब नारायण राव मरे थे, इनको मार के रघुनाथ राव बन गए थे, और रघुनाथ राव को भी हटा दिया गया था नाना फडणवीस के द्वारा। तो नाना फडणवीस कहीं ना कहीं खुन्नस तो खाई होंगी कि भाई हमको तो बनना था, हमको ये तुम लोगों ने ना पेशवा बनने नहीं दिया। तो ये अब क्या करेंगे? तो ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश के पास जाते हैं और एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब एक सीक्रेट एग्रीमेंट एग्रीमेंट इनके बीच में हो चुका है। क्या एग्रीमेंट में है कि अगर आप हमको पेशवा के लिए सपोर्ट करोगे, पेशवा बनवाओगे, तो दो रीजन जो है आपको हम दे देंगे। कौन कौन से दो रीजन? सालसेट और वसीम, ये दो रीजन हम ब्रिटिश को थमा देंगे। ब्रिटिश ने ओके, हमें क्या दिक्कत है, कर देंगे सपोर्ट भैया। लेकिन चूंकि ये सीक्रेट था, ऐसे ही ब्रिटिश किसी भी वजह से आपके ऊपर वॉर नहीं करते, तो वो मौके की तलाश में है कि कुछ मौका मिले, मौका मिले, और फाइनली मौका मिल जाता है। ठीक है, मौका क्या मिलता है? देखो, फ्रेंच जो अब तक बाहर हो चुके हैं, 64 में ही बाहर हो चुके हैं, ठीक है। ये 74 के समय की बात है। फर्स्ट एंग्लो, इसका ड्यूरेशन क्या है, 1775 से 82, ये है इसका टाइम फ्रेम। तो फ्रेंच जो आज से 11 साल पहले ही बाहर हो चुके हैं, जाहिर सी बात है वो बाहर ही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी कोशिश करने का मन तो करता होगा, या जो भी हो इनका प्लान। तो ये क्या करते हैं, ये फडनवीस से बोलते हैं कि भैया हमें थोड़ा पोस्ट चाहिए, एक पोर्ट चाहिए, ठीक है, एक बंदरगाह चाहिए, जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का, इन सब रीजन में कहीं पर एक बंदरगाह चाहिए। चूंकि इनके पास था जगह, तो इन्होंने फ्रेंच को पोर्ट दे दिया था, नाना फडणवीस ने। अब इस बात का मौका बस चाहिए था ब्रिटिश को, और इसी बात का मौका का फायदा उठाया ब्रिटिश ने, और ब्रिटिश ने अटैक कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश ने अटैक कर दिया। ब्रिटिश की तरफ से कौन लड़ रहे थे, सॉरी, मराठा की तरफ से, मराठा की तरफ से लड़े लड़े महाजी सिंधिया। लेकिन ये हो गए डिफीटेड, ये हार गए, ठीक है। दो जगह ब्रिटिश बेसिकली हराया इनको, एक तो तालेगांव में और दूसरा वडगांव में, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने।
इन्होंने ब्रिटिश को हराया, ना कि मराठा हारे। ब्रिटिश जो है इनको यहाँ पर अभी हरा नहीं पाते हैं। ब्रिटिश हराएंगे अब सेकंड हाफ में। जो फर्स्ट हाफ हुआ, अभी तक में हमने देखा कि ब्रिटिश हार रहे हैं, मराठा जीत रहे हैं। सेकंड हाफ में क्या होता है? सेकंड हाफ में आता है ब्रिटिश का एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, और उस खिलाड़ी का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। देखो ये सारा ना टाइमलाइन देखो, 1775, 82, ये वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड का है। ठीक है, तो ये सब चीजें ना बाद में जब रिलेट करोगे तो बहुत आसान होगा हिस्ट्री को ना। बहुत सारी चीजें जब रिलेट कर पाओगे ना, तो डेट्स वगैरह का जिसको कंफ्यूजन रहता है ना, उसको डेट्स वगैरह का भी कंफ्यूजन नहीं होगा एज सच। ठीक है, तो अब आता है वॉरेन हेस्टिंग, और गेम यहाँ से फिर पलट जाता है। जब वॉरेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो आता है और वो फाइनली हरा देता है, मराठा को हरा देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? जैसा हम जानते हैं, हमेशा जब भी कुछ भी होता है, जब कुछ हारते बढ़ते हैं, तो होती है क्या? ट्रीटी, संधि। तो ये ट्रीटी कौन सी है? ये ट्रीटी ऑफ सलवाई है। तो इस ट्रीटी में क्या क्या होता है? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को सालसेट मिल जाता है जैसा वो चाह रहे थे। उसके अलावा भरूच भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक और जगह था, बसीन की बात किए थे, राइट? बसीन जो है वो मराठा के पास रहता है। ठीक है, बसीन जो है मराठा के पास रहता है। फिर मराठा फिर क्या और कहते हैं कि मराठा एक बात की गारंटी और देते हैं कि कोई भी फ्रेंच को अब वो नहीं आने देंगे, कोई सेटलमेंट फ्रेंच का अपने एरिया में, अपने टेरिटरी में नहीं करने देंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या? उसके अलावा ब्रिटिश कहते हैं कि ठीक है, तुम इतना कर रहे हो तो हम भी एक काम करते हैं, ये जो आपके रघुनाथ राव है, इनको भी हम अब सपोर्ट नहीं करेंगे, रघुनाथ राव को। तो इनका भी खत्म हो गया। फिर मराठा ने भी किया, ठीक है चलो, ये सब ठीक है। और ब्रिटिश ने एक और चीज रखी, एक और शर्त रखी जो मराठाओं ने मानी, कि मैसूर के अगेंस्ट जब भी कोई लड़ाई होगी तो हम मराठा आपका सपोर्ट करेंगे, ब्रिटिश का। टाइम फ्रेम याद रखना, 1775 से 82 के समय की बात है, 82, ये याद रखना, इस समय जब ये ट्रीटी हो रही है लास्ट में। ठीक है, यही टाइम है, उस समय मैसूर भी एक्टिव रहेगा। जब आप मैसूर पढ़ेंगे हम लोग, तो मैसूर का भी रोल तुम्हें क्लियर होगा, मराठा आखिर क्यों मैसूर के अगेंस्ट लड़े। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो, कुछ है तो पूछिए। अब देखो, अब अगले पेशवा के बारे में भी जानते हैं। अगला पेशवा कौन है? तो अगला पेशवा आता है पेशवा बाजीराव। फिर से, लेकिन ये टू है, सीक्वल। और जैसा हम जानते हैं, सीक्वल्स हमेशा हिंदुस्तान में मोस्टली खराबी होते हैं, शायद ही कोई अच्छा, कभी कभी अच्छा निकलता है। तो ये 95 से, जब माधवराव का जब ये हो जाता है, कमिट कर लेते हैं सुसाइड, उसके बाद से 1818 तक ये रहते हैं। तो ये क्या, ये कौन है ये पेशवा? ये पेशवा है रघुनाथ राव के सुपुत्र। और जिस तरह जान रहे थे, जितना बुरा रघुनाथ राव था, उतना बुरा उसका बेटा भी होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सही अनुमान लगाएंगे हम कि हाँ, रघुनाथ राव जिस तरह का था, ये भी कुछ कम नहीं था, उसका बेटा भी। लाइक फादर लाइक सन वाला जो फंडा होता है ना, बस वही वाला फंडा है। तो हम अब देखेंगे पेशवा बाजीराव टू की बात। और ये देखा जाए तो ये लास्ट पेशवा भी था, ये लास्ट पेशवा भी था। ठीक है, पेशवा के बारे में हम पढ़ना शुरू, ये 1818 तक में इसका भी कहानी खत्म हो जाता है। 1720 से हम शुरू किए थे एक तरह से पढ़ना, पेशवा बाजीराव वन से, और पेशवा बाजीराव टू पे आते आते 100 साल में खत्म हो जाता है। बालाजी विश्वनाथ भी उसके पहले थे, बट ये इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो अब क्या है सीन इसका? देखो, ये भी पहले ना एक फंडा समझो, जब पहला ये वॉर होता है इनका, ठीक है, इसके बाद कहीं ना कहीं एक पीस हो जाता है, एंग्लो मराठा वॉर जो होता है। तो इस मराठा वॉर में जैसे ट्रीटी ऑफ सलवाई वगैरह हो गया, इसके बाद ना एक पीस का समय रहता है, कुछ नहीं तो 20 ईयर्स तक ये लोग शांत रहते हैं। 20 ईयर्स का इनके बीच में एक पीस का ट्रीटी हो जाता है कि चलो अब हम लोग आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। ठीक है, पर अब सीन क्या हो रहा है? सीन अब ये हो रहा है कि अब आ गया है बाजीराव टू। बाजीराव टू देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो नाना फडणवीस थे। ठीक है, नाना फडणवीस चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, वो अभी भी जिंदा थे, तो नाना फडणवीस और बाकी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके अंडर में, उनके कंट्रोल में आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं चुपचाप काम कर रहा था, जैसा बोला जा रहा था। और मन ही मन चाह भी रहा था कि कहीं ना कहीं फडणवीस को ये टपका दे, कुछ इनके साथ कर दे कि भाई
खत्म करो इनको, लेकिन मौका मिल नहीं पा रहा था। बेचारे की किस्मत अच्छी थी कि मौका इसको भगवान ने ही दे दिया और फडणवीस जो है वो बीमारी से ही चल बसे। अब होता है सीन कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग थे और बाकी के लोग जो थे, जो होलकर और सिंधिया, ये सारे लोग जितने भी इस तरह के थे, ये सारे जो थे, अब इनके बीच में एक डिवीजन हो जाता है। इनके बीच में डिवीजन क्या होता है, तो इनके बीच में होता है कि कौन कौन लोग हैं जो पेशवा बाजीराव को पसंद करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, उसको समर्थन करते हैं, और कौन कौन लोग हैं जो कि समर्थन नहीं करते हैं। तो इन लोगों के बीच में हो जाता है एक डिवीजन, एक अलगाव। तो कौन कौन सपोर्ट नहीं करते थे, तो होलकर जो थे वो नहीं करते थे, उनको भरोसा नहीं था। ठीक है, सपोर्ट कौन कर रहे थे, तो सिंधिया कर रहे थे। ठीक है, अब जब सपोर्ट कर रहे हैं सिंधिया और होलकर, होलकर नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, होलकर की पिटाई करना चाहेंगे ये लोग, और वैसे ही कुछ होता है। तो होलकर, एक इंपॉर्टेंट नाम है विथोजी राव होलकर, विथोजी राव होलकर, इनको मार दिया जाता है बुरी तरह से। और इनको मारने के बाद इनके जो भाई हैं वो कहते हैं कि मैं बदला लूंगा, और मैं बदला कैसे लूंगा दिखाएगा भी। ये हैं यशवंतराव होलकर, विथू जी के भाई। ठीक है, विथू जी के भाई हैं, और ये अब करते हैं वापस पेशवा के ऊपर हमला, और पेशवा के ऊपर हमला करते हैं और बुरी तरह पीटते हैं पेशवा बाजीराव टू को। ठीक है, इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि बेचारे पेशवा को भागना पड़ता है। भाग के कहाँ जाते हैं, जहाँ उसके पिताजी गए थे, ब्रिटिश के पास, बसीन में। ठीक है, ये पहुंचते हैं ब्रिटिश के पास। उस समय कौन गवर्नर है, तो उस समय गवर्नर है वेलेस्ली। और ये कहते हैं कि आप एक काम करो सर, हमारी मदद करो, हमें फिर से पेशवा बनना है। वेलेस्ली कहता है करेंगे जरूर, लेकिन आपको हमारा सब्सिडियरी अलायंस जो है इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस को मानना पड़ेगा, जिसको ट्रीटी ऑफ बसीन भी कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ बसीन भी कहा जाता है। तो यानी हम देख रहे हैं फिर से अंग्रेज आ गए, यानी फिर से अंग्रेज और मराठाओं के बीच में लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी तो उसको हम लोग एक नाम देंगे, और ये है हमारा सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ये कब से कब तक होता है, तो ये 1803 से लेकर के 1805 के बीच में होता है, 5। ठीक है, इसमें क्या होता है, होलकर, होलकरों ने पिटाई की थी, होलकर हार जाते हैं, और इनके ऊपर ब्रिटिश जो है काफी ज्यादा पेनल्टीज वगैरह लगा देते हैं, और बाजीराव टू जो है ये फिर से पेशवा बन जाता है। ठीक है, तो ये है सिनेरियो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का, और इसका हम जान ही रहे हैं रिजल्ट में क्या होगा। रिजल्ट में हमने बात करी है, वेलेस्ली ने कहा था कि हमारा सब्सिडरी अलायंस आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सब्सिडरी अलायंस के बारे में समझ लेते हैं, आखिर है क्या ये, इस चिड़िया का नाम क्या है। सब्सिडरी अलायंस जो है वेलेस्ली का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये एक एक्सपेंशन करने का एक तरीका था, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करने का एक तरीका था। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, इसमें कहते हैं जो भी टेरिटरी है जिसको ये सब्सिडरी अलायंस में कहते हैं आप हमारे अंदर आइए, उनमें कहते हैं कि आपकी इस टेरिटरी के अंदर ब्रिटिश सिपाही भी रहेंगे। पहली बात, आपकी सुरक्षा के लिए, ऐसा उनका कहना होता है कि आपकी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश हमारे सिपाही रहेंगे। दूसरा, इनके मेंटेनेंस के लिए जो पैसा खर्च होगा वो आप ही पे करेंगे, ये नहीं कि हम पे करेंगे उसके लिए। ठीक है, अगर आप पैसा पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपकी टेरिटरी का कोई हिस्सा ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। फिर इसके अलावा एक ब्रिटिश एक ब्रिटिश रेसिडेंट आपके कोर्ट में होगा, यानी एक ब्रिटिश एजेंट समझ लो, जो इनके राज दरबार में बैठेगा, जो कि हर चीज देखेगा कि ये क्या पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इनको डर था एक दो चीजें और का, वो क्या डर था, वो चीज के लिए भी मना कर दिया गया था, और उस चीज के ऊपर निगरानी रखने के लिए ही ब्रिटिश रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया था कि एक रहेगा। तो वो क्या था कि आप बिना ब्रिटिश के परमिशन के, यानी ब्रिटिश के परमिशन के बिना, ना ही किसी दूसरे पावर्स से, कोई भी दूसरे पावर से ना ही कोई संधि करेंगे,
ठीक है, ना ही कोई युद्ध करेंगे, ना ही कोई मित्रता करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपको ब्रिटिश से पहले पूछना होगा। दूसरा, आप कोई और यूरोपियन को अपने कोर्ट में या फिर किसी तरह से आप उसको अपने कोर्ट में नहीं आने देंगे या उनसे एसोसिएट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी शर्तें सब्सिडियरी अलायंस में पहले से लगा दी जाती थी और इसके बदले में ब्रिटिश आखिर उनको क्या करेगी? तो ब्रिटिश उनको देगी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, आपको कोई भी अगर इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई भी अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो रही है, उन सारी चीज़ों के लिए ब्रिटिश वहाँ पर हमेशा मौजूद रहेंगे। ठीक है? ये हो गया हमारा ट्रीटी ऑफ बसीन, या सॉरी सब्सिडियरी अलायंस, जिसको मान लिया था यहाँ पर बाजीराव टू ने। इसी को कहा गया था ट्रीटी ऑफ बसीन भी। ट्रीटी ऑफ बसीन। अब समझो ये अगर इस तरह का कुछ रहे, जो ये शर्तें थी, क्या किसी भी सॉवरेन स्टेट में रहे लोगों को ये मंजूर होगा? किसी आज़ाद मुल्क के लोगों को मंजूर होगा? नहीं, जाहिर सी बात है नहीं। और उनकी जो भावनाएं हैं, आत्मसम्मान है, इन सब चीज़ों को ठेस पहुंची इन पॉलिसीज के कारण, और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो जो मराठा प्राइड है, मराठा इंडिपेंडेंस है, ये सब चीज़ ये लोग समझ गए कि ये सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो इसीलिए फाइनली क्या होता है, इनके अंदर एक आउटबर्स्ट होता है और ये लोग फिर से शुरू करते हैं। देखो, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, ये शुरू होता है 1817 से 19 में हो जाता है। ये शुरू, देखो इनके मन में कहीं ना कहीं द्वेष तो था ही कि इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है सब कुछ, शर्म इनको आ ही रही थी। कहीं ना कहीं एक छोटा सा कुछ होता है, इशू स्पार्क होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसके कारण फिर से ब्रिटिश और मराठा आपस में लड़ भिड़ते हैं। और इस बार भी जो है होलकर जो है ये आगे बढ़ते हैं और ब्रिटिश से लड़ते हैं, लेकिन फिर से ये बुरी तरह हार जाते हैं ब्रिटिश के साथ। और इसके बाद फाइनली, जो कि इस समय पेशवा भी कौन है, बाजीराव टू है, उसको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि यार ये तो गलती कर गए हम। ठीक है, सोचे थे पेशवा बनेंगे और सब राज करेंगे, उल्टा और ब्रिटिश के पपेट बन के रह गए हैं। तो उसको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आ रही थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ही इन्होंने फिर से लड़ाई लड़ी। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या होता है कि ये लोग फाइनली हार जाते हैं, ब्रिटिश जीत जाता है, और जो मराठा टेरिटरी है, यानी मराठाओं का जो पूरा इलाका है, वो सारा चला जाता है ब्रिटिश के पास। और पेशवा, पेशवा जो टाइटल ही है, इस टाइटल या इस पोस्ट को ही ये लोग खत्म कर देते हैं कि पेशवा नाम की चिड़िया ना कुछ रहे थी पहले, ना कुछ रहेगी। और इस तरह से फाइनली जो मराठा साम्राज्य है, वो जाकर के 1819 में खत्म हो जाती है।